मूवी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जो एक बर्फीली एरिया में जी जान से भागने की कोशिश कर रहा था। तब भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसके बाद कोई जिंदा ही उसे उस बर्फ में दफना देता है। इसके बाद हम सीन कुछ दिनों बाद का देखते हैं, जहाँ एक न्यूज इंटरव्यू के दरमियान उसी बच्चे के माँ बाप अपने बेटे के गायब होने पर दुख जाहिर कर रहे थे, जिसके बाद से उस एरिया में लोगों के गायब होने की खबरें भी बढ़ने लगी थी, जिसमें अकेले लोगों के साथ साथ ग्रुप में गए सभी लोग भी अजीब तरह से गायब हो रहे थे। लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी इसकी वजह का पता नहीं लग पाया था। अब सीन कुछ दोस्तों पर आता है जो स्नोबोर्डिंग के चैंपियन थे। उनमें थे जेनी, एरिक, इनगन, माइकल और मॉर्टन। इन पांचों को स्नोबोर्डिंग करते समय अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने का शौक था, इसीलिए वो अब की बार जोतेमन नाम के बर्फीले एरिया में आए थे। ये वही एरिया था जहाँ मूवी के शुरुआत में वो बच्चा गायब हो गया था, जिसके बारे में इन लोगों को फिलहाल तो कुछ भी पता नहीं था। वो अपनी मस्ती में मगन होकर स्नोबोर्डिंग करने के लिए पहाड़ तक की चढ़ाई करते हैं और फिर काफी मजे से ऊपर से नीचे आने का मजा लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और उनका खेल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उछल कूद करते समय मॉर्टन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो घसीट कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह से जख्मी होकर उसके पैर की हड्डी बाहर आ गई थी। ये देखकर उसके दोस्त काफी घबरा गए थे। तब जेनी उसे बेसिक फर्स्ट एड देकर उसके पैर पर पट्टी कर देती है, लेकिन इतना काफी नहीं था और उसे हॉस्पिटल ले जाना काफी इम्पोर्टेंट था। लेकिन वो लोग काफी सुनसान एरिया में थे और वहां से उनकी कार भी काफी दूर थी, इसलिए वो नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें कुछ ही दूर एक बिल्डिंग नजर आती है, इसलिए वो लोग काफी खुश होकर उस बिल्डिंग तक जाते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग अंदर से लॉक थी। तब एरिक खिड़की तोड़कर अंदर जाता है और मेन गेट खोल देता है। तब उन्हें पता चलता है कि यह कोई पुराना होटल था जो शायद सालों से बंद था। अंदर उन्हें वाइन की कुछ बोतलें मिलती है, जिसकी मदद से वो मार्टन के जख्मों को साफ कर देते हैं। जिसके बाद जेनी वही मिले ग्लू की मदद से उसके जख्मों को चिपका देती है, जिससे मार्टन को अब थोड़ी राहत मिल गई थी। अब रात हो गई थी, इसलिए वो लोग होटल में जनरेटर की तलाश शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद एरिक को जनरेटर मिल जाता है। अब पूरे होटल में रोशनी हो गई थी, इसलिए माइकल और इनगन उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इधर लाइट आने की वजह से वहाँ का म्यूजिक सिस्टम अपने आप शुरू हो गया था। तब जेनी भी म्यूजिक एंजॉय करते हुए इधर उधर देखती है तो उसे वहाँ उस होटल की डायरी मिलती है, जिसमें लास्ट एंट्री काफी सालों पहले की थी, जिसके साथ उसमें यह भी लिखा था कि आप उम्मीद न छोड़िए, आपको आपका बेटा जरूर मिल जाएगा। उसमें एक फोटो भी थी जो उसी फैमिली की थी जिसने मूवी के शुरुआत में अपना बेटा खोया था। यह होटल भी उन्हीं का था और उनकी असलियत अब इन दोस्तों को धीरे धीरे पता लग रही थी। वो सभी वहाँ काफी मजाक मस्ती करते हैं और काफी देर के बाद वही सोने का फैसला करते हैं। लेकिन माइकल और इनगन को अकेले में कांड करना था, इसलिए वो दोनों अलग से रूम में जाते हैं, जहाँ इनगन माइकल को पहले तो काफी चोट देती है, लेकिन सही समय पर उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। ये देखकर माइकल गुस्सा हो जाता है और अकेले ही बाहर आकर शराब पीने लगता है। वहाँ म्यूजिक भी चल रहा था और गुस्सा होने की वजह से माइकल उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। अंदर इनगुन भी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसे वहाँ किसी के होने की आहट होती है, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीछे से कोई उसके ऊपर पिकैक्स से हमला कर देता है, जिससे इनगुन काफी घायल हो गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर लाउड म्यूजिक की वजह से किसी को भी उसकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वो बच नहीं पाती और किलर अपने पिकैक्स से उसे मार देता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन इनगुन के मरने की खबर किसी को भी लगी नहीं थी। तब माइकल उसके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन इनगुन दरवाजा ही नहीं खोलती, इसीलिए उसे लगता है कि शायद वो अब भी उस पर गुस्सा है, इसलिए वो खाना वहीं रख कर वहाँ से निकल जाता है। इधर एरिक स्नोबोर्डिंग करने निकल पड़ा था, तभी उसे वहाँ खून के निशान दिखते हैं, जिसे फॉलो करने पर उसे वहाँ इनगुन की बॉडी दिखती है, जो बर्फ की वजह से और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। एरिक हालत समझ भी नहीं पाया था कि तभी पीछे से वही किलर आकर पिकैक्स से उस पर हमला कर देता है। इधर जनरेटर का फ्यूल खत्म होने की वजह से होटल की लाइट्स डिम हो गई थी, इसलिए जेनी और माइकल जनरेटर के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ थोड़ा बहुत तो फ्यूल मिल जाता है, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला था, इसलिए वो दोनों वहाँ और फ्यूल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें वहाँ एक ऐसा रूम मिलता है जिसके अंदर जरूरत की काफी सारी चीजें थी जो दिखने में नई लग रही थी। उसी रूम के अंदर एक और रूम था जिसके अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ हाल ही में कोई रह रहा था। वहाँ उन्हें पेपर में आए उस बच्चे की न्यूज भी दिखती है, जिसे देखकर उन्हें यहाँ कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। तब जेनी इनगुन को लेने उसके रूम में जाती है, लेकिन इनगुन ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। इधर माइकल मार्टन के पास जाता है, लेकिन मार्टन भी वहाँ से गायब था।
तभी उसे एक दरवाजे के पीछे खून लगा दिखता है, इसलिए वो उसे चेक करने जाता है। तब उसे वहाँ मार्टिन दिखता है और वो बताता है कि यह खून नहीं बल्कि खाने की कोई चीज थी जो उसके हाथ से गिर गई थी। इधर जेनी के नॉक करने पर भी इनको दरवाजा खोल नहीं रही थी, इसलिए जेनी दरवाजे को धक्का देकर उस रूम में जाती है। तब उसे वहाँ काफी सारा खून पड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और सारी बात अपने दोस्तों को बता देती है। अब सभी लोग समझ गए थे कि वो यहाँ काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए वो इनगन और एरिक को अलग अलग ढूंढने लगते हैं। तब माइकल को अकेला पाकर किलर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो किसी तरह बचकर वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किलर उनसे क्या चाहता है, और ऊपर से इनगन और एरिक का भी उन्हें कुछ पता नहीं था। इसलिए माइकल खिड़की से कूदकर बाहर से मदद लाने का फैसला करता है, लेकिन तभी बाहर के एक ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है, जिससे वो बुरी तरह से चीख रहा था। तब वो किलर उसके पास आकर सीधा उसे मार देता है। ये देखकर जेनी और मार्टिन काफी घबरा चुके थे। वो समझ गए थे कि यह किलर सिर्फ और सिर्फ उनकी मौत चाहता है। अब जेनी खुद ही कुछ करना चाहती थी और मार्टिन का पैर पहले से ही जख्मी था, इसलिए वो उसे किचन में बंद करके एरिक को ढूंढने निकल जाती है। लेकिन तभी उसे वहाँ किलर दिखता है जो माइकल की डेड बॉडी को अंदर ला रहा था। तब वो किसी तरह उस किलर के रूम में जाती है। तब उसे वहाँ एक शॉटगन के साथ साथ एक टॉर्च भी मिलती है। वो उसे लेकर मार्टिन के पास जाती है और वो दोनों जनरेटर रूम में आकर छिप जाते हैं। तब जेनी मार्टिन को टॉर्च देकर उसे किलर पर नजर रखने को बोलती है और खुद जरूरत का सामान ढूंढने दूसरे रूम में जाती है, जहाँ उसे एरिक के साथ साथ इनगन की भी बॉडी दिखती है। लेकिन एरिक अभी भी जिंदा था, पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिससे वो चल भी नहीं सकता था। तभी जेनी को वहाँ किलर के आने की आवाज आती है, इसलिए वो एरिक को वही लेटे रहने को बोलकर वही छिप जाती है। अब जैसे ही किलर उस रूम में आता है, तब जेनी उसे उसी रूम में बंद कर देती है। लेकिन एरिक भी उसी रूम में था और वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी गन तान कर दरवाजा खोलती है। तब वो किलर एरिक को ही अपनी ढाल बना लेता है। तब जेनी निशाना लगाकर फायर तो करती है, लेकिन सही समय पर मार्टिन उसे धक्का देता है ताकि गोली एरिक को न लगे। अब जेनी का निशाना तो चूक चुका था और किलर जानता था कि उसकी गन में सिर्फ एक ही गोली थी, इसलिए वो उन दोनों के सामने एरिक को मार देता है। तब मार्टिन जेनी को वहां से भगाता है और खुद वो खाली गन किलर पर तान देता है, लेकिन किलर खाली गन से थोड़ी ही डरने वाला था। वो मार्टिन को पकड़कर उसे भी मार देता है। इधर जेनी स्नोबोर्ड से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां अंधेरा काफी ज्यादा था, जिससे वो वहां से भाग नहीं पाती और किलर उसे भी पकड़ लेता है। अब अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो किलर सबकी लाशें घसीटकर कहीं ले जा रहा था, लेकिन जेनी तो जिंदा थी। वो देखती है कि वो किलर बारी बारी सबकी लाशें एक बर्फ से बने गहरे खाई में फेंक रहा था, और यही वजह थी कि यहाँ गायब होने वाले का किसी को भी कोई सुराग नहीं मिलता था। अब जेनी को एरिक के पॉकेट में कटर मिलता है और सही मौके पर वो उससे किलर पर हमला कर देती है, जिससे किलर घायल तो हो गया था, लेकिन अब भी वो जेनी पर हमला किया जा रहा था। तब वो किसी तरह उसके चेहरे से ग्लासेस हटाती है, जिससे कुछ देर के लिए उसे कुछ नहीं दिखता। तब जेनी देखती है कि किलर की आंखों पर उसी तरह का निशान था जैसा उस गायब हुए बच्चे की आंखों पर था। जेनी ने होटल में मिली उसकी फोटो काफी अच्छे से देखी थी, इसलिए वो समझ जाती है कि यह वही बच्चा था जो बड़ा होकर लोगों को बुरी तरह से मार रहा था। इसलिए वो मौका देकर उसे खाई में गिरा देती है और गिरते वक्त कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में वो बच्चा भाग रहा था क्योंकि उसके जान के पीछे उसके खुद के पेरेंट्स लगे थे। उसकी आंखों पर जो बर्थ मार्क था उसकी वजह से उसे सभी लोग चिढ़ाते थे और उसकी वजह से उन्हें अपने बेटे की ही शर्म आने लगी थी। इसलिए उन्होंने तो उसे जिंदा दफना दिया, लेकिन वो किसी तरह बच गया, जिसके बाद से उसने बदला लेने के लिए सभी को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अब जेनी के हाथों उसकी मौत हो जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।